नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं अमृता चौहान। आजकल लोगों की लाइफ इतनी टेंस्ड है कि दिन रात का चैन सब कुछ लोगों का खो चुका है। ऐसे में बिस्तर पर लेटो तो अच्छी नींद भी आंखों से कोसों दूर रहती है, लेकिन अगर आप अपने रूम के वास्तु में कुछ चेंजेस करते हैं तो अच्छी और आरामदायक नींद ले सकते हैं। इसलिए कार्यक्रम में आज हम जानेंगे अच्छी नींद के लिए वास्तु सम्मत उपाय, साथ ही जानेंगे आपका साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। अच्छी नींद है आँखों से दूर, स्लीपिंग डिसऑर्डर के हैं शिकार। तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से सुकून भरी नींद के आसान उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा, वरना आपकी बात से, आपके व्यवहार से अनर्थ की स्थिति हो सकती है। सर्दी और कफ के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहने वाला है। आगामी पूरे हफ्ते में मानसिक व्यग्रता का अनुभव आप कर सकते हैं। खर्चों में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। गलत मित्रों की संगत, कुसंगति आपको कुमार्ग पर न ले जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप जो है अपने मित्रों की संगत को देखते रहें। इसमें अगर कोई गलत व्यक्ति आपसे जुड़ता है तो उससे आपको बचना है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री राम की पूजा आराधना आपको करना बहुत सफलतादायी सिद्ध होगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और गलत मित्रों की संगत से दूर रहें। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहेगा और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के पहले 3 और 4 दिन कुछ अधिक व्यस्तता वाले होने वाले हो सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। इस दौरान कार्य के दबाव से आपका स्वास्थ्य प्रभावित होने के योग है। किसी के साथ बातचीत के दौरान गलतफहमी ना उत्पन्न हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिजूल खर्ची से बचना है और बहुत ज्यादा आप संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव बने रहेंगे, ऐसा लक्षण बनता है। आपको किसी को कोई अपनी प्रिय वस्तु देने से बचना होगा, क्योंकि उसके नुकसान होने या खोने की, क्षति होने की संभावना बनती दिखाई देती है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को अनदेखा न करें, ऐसा सुझाव देता हूं। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या कुछ करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह अत्यधिक चिंता और भावनाओं के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से आपको व्यग्रता और अस्वस्थता का अनुभव हो सकता है। सहकर्मियों से वाद विवाद तथा संघर्ष की स्थिति संभावित दिखाई देती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सावधानी रखनी चाहिए, सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाणी और व्यवहार में संयम रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। आय की अपेक्षा खर्च अधिक होगा, तो अपने खर्चों में कमी करें। गलतफहमी पैदा ना हो जाए आपके अपने लोगों के बीच में, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप उनसे कोई चर्चा करते हैं। इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें तो आपको लाभ मिलेगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस पूरे हफ्ते क्या कुछ कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी भी मामले में तुरंत निर्णय लेने की वृत्ति रह सकती है। आप बहुत जल्दी निर्णय करेंगे, ऐसे में ही कोई बहुत बड़ी चूक हो जाए, ऐसी संभावना बनती है। सप्ताह के मध्य में निवेश संबंधी मामलों में आप गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे। संतान का स्वास्थ्य या विद्याभ्यास संबंधी कोई प्रश्न चिंता का कारण बन सकता है। छात्र वर्ग को, विद्यार्थी वर्ग को अच्छे नतीजे लेकर के आने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आप पढ़ाई की टेबल पर भगवान श्री गणेश का एक चित्र अपने साथ रखें तो आपको लाभ मिलेगा। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता रहेगा। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए भगवान भैरव की पूजा आराधना आपके लिए शुभ सिद्ध हो सकती है। भैरव चालीसा का पाठ करें और किसी भी व्यक्ति को धन आपको ना तो उधार देना है ना उधार लेना है। अगर आपने ज्यादा मात्रा में किसी को धन दे दिया तो अपने धन को पुनः वापस प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
और अब बारी सिंह राशि की, तो चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या कुछ करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप ये बात का ध्यान रखें कि आपके लिए अपने तात्कालिक हित जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही ज्यादा आपके लिए आपके दीर्घकालिक हित भी हैं, यानी भविष्य में होने वाले लाभ का भी ध्यान आपको अभी रखते हुए अपनी नीतियों को निर्धारित करना होगा। छिटपुट लाभ के मोह में, छोटे लाभ के मोह में आकर के कुछ आप ऐसा ना कर जाएं जो आगे चल करके आपको बहुत बड़ा नुकसान करता हो। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए इस हफ्ते में आप किसी अपने रूठे रिश्तेदार को, प्रियजन को मनाने के लिए कुछ उपहार खरीदने, कुछ उसको गिफ्ट देने का विचार कर सकते हैं, उसको मनाने के कुछ अपने तरफ से प्रयास कर सकते हैं। कार्य व्यवसाय की स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आपको भी नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आप भी अनदेखा ना करें। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों को समय के साथ साथ आपकी जीवन शैली में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा। इस आगामी सप्ताह में काफी समय से जिन सूचनाओं का आपको इंतजार था वे शीघ्र ही शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाले हैं। नए लोगों को रोजी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। नए लोगों से भेंट मुलाकात होगी जिनसे आपके विकास के द्वार खुलेंगे। बैंक में आपके कर्ज के प्रस्ताव को, आपके लोन के प्रपोजल को मंजूरी मिल सकती है। महिलाएं अनुशासन व समय का विशेष ख्याल रखें। साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह ठीक कहा जा सकता है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या को आपको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि मौसम में हो रहा परिवर्तन आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। और अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह आपके आसपास के सारे लोग आपकी बात, व्यवहार तथा आपके विचारों से प्रभावित रहने वाले हैं। बेहतर रहेगा कि कोई भी बात कहते समय आप स्वयं थोड़ा सा सोच विचार कर लें क्योंकि आपकी बातें, आपके विचार लोगों को प्रभावित करते हैं तो उनमें कहीं कोई ऐसी आपत्तिजनक बात ना हो जिससे लोगों के दिल पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। घर परिवार में स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण रह सकती है। जो भी अनबन हो, जो भी वाद विवाद हो, उसे सुलझा अवश्य लेना चाहिए। पैसों के लिए कुछ अनापेक्षित अवसर आपको जल्द ही मिलने वाले हैं, लेकिन इस पूरे हफ्ते आपको अनावश्यक खर्चों पर अपने नियंत्रण रखना होगा। सप्ताह के अंतिम दिन में आप आर्थिक तौर पर कुछ पाने के लिए नए प्रयास भी करते दिखाई देंगे। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना करना, बजरंग बाण का पाठ करना आपको लाभ देगा। तनाव और दबाव में आकर के बहुत बड़े निर्णय करने से बचना चाहिए। और अब चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की और जान लेते हैं कि इस राशि वाले जातकों की राशि इस हफ्ते क्या कुछ कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कोई अनबन हो सकती है, ऐसे लक्षण बनते हैं। ऑफिस में जूनियर आपसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए सबको मिला जुला करके आपको रखना चाहिए। सबको लेकर के एक साथ चलिए। मेहनत की तुलना में सफलता कम मिलेगी। चिंता, व्याकुलता व भागदौड़ रह सकती है। किसी की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाने से पहले आपको एक बार विचार कर लेना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सब कुछ कुशल मंगल से होगा। वाहन बहुत सावधानी से प्रयोग में लें। घर में सुधार या मरम्मत का कार्य, इंटीरियर में कुछ चेंज इत्यादि के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। घर के कुछ साज सज्जा के लिए कुछ आप नई चीजें खरीदने का कार्यक्रम भी, विचार भी बना सकते हैं। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे धन का निवेश करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करे और क्या नहीं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए छात्र वर्ग के लिए मध्यम से कुछ अच्छा समय कहा जा सकता है। जमीन जायदाद से संबंधित दस्तावेज पूर्ण करने के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। मानसिक अस्वस्थता से बेचैनी रह सकती है। इस समय में सप्ताह के अंतिम के कुछ दिन जो है लगभग अंतिम 2-3 दिन आपके लिए अच्छे कहे जा सकते हैं, आपके पक्ष में कहे जा सकते हैं। सभी दिन बुरे नहीं होते। अंतिम के कुछ दिनों में आपको ये अनुभव हो जाएगा। परोपकार के कार्यों से आपको मानसिक संतोष और प्रसन्नता प्राप्त होगी। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। तो आप ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का नियमित जाप करें। इस हफ्ते में अत्यधिक विचलित ना हो। और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि इस हफ्ते क्या कहती है। इस सप्ताह वो क्या करें और क्या कुछ नहीं करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको आपकी अतीत की उलझनों से दूर होकर के वर्तमान के खुशनुमा माहौल में प्रवेश करना होगा।
धन की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लोगों के बीच अपना महत्व देख करके आप गौरवान्वित अनुभव करेंगे। अतिथि के आगमन पर निराश न हो, बल्कि उनका जमकर के सत्कार करें। पुराने मित्र सहयोगी के रूप में आपके साथ खड़े नजर आएंगे। महिलाओं को किसी अजनबी व्यक्ति से सहायता प्राप्त हो सकती है। जल से संबंधित, द्रव्यों से संबंधित यानी पानी या कोल्ड ड्रिंक से संबंधित, दूध इत्यादि से संबंधित जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही लाभकारी कहा जा सकता है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण रहेगा। ऑफिस और नौकरी में आय वृद्धि, पदोन्नति के लिए संयोग आपके पक्ष में बनेंगे। माताजी की तरफ से आपको लाभ मिलेगा। गृह सजावट का कार्य आप अपने हाथों में अपने जिम्मेदारी में ले सकते हैं। आपके कार्यक्षेत्र में आपके उच्चाधिकारी, आपके सीनियर्स आपके काम से प्रसन्न होकर के आपकी सराहना करेंगे। सहकर्मियों का बहुत अच्छा सहयोग आपको मिलने वाला है। इस दौरान आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि पूरा हफ्ता आपके पक्ष में है, तो कहीं आपका स्वास्थ्य बिगड़ ना जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपनी फिटनेस बना करके कार्यक्षेत्र में परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से मनोवांछित सफलता आपको मिल सकती है। किसी भी परिस्थिति में अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का अपमान न करें, उनको अपशब्द ना कहें। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले इस सप्ताह क्या करें और क्या न करें और कैसे हैं उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह बहुत ज्यादा दुविधाग्रस्त रह सकते हैं। बहुत डायलेमा में रहेंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे। बड़े निर्णय करने में आप असमर्थ हो सकते हैं, किंतु आपको अच्छी तरीके से यह पता है कि आपको क्या करना आवश्यक है, क्या चीजें आपके हित में है और क्या आपके पक्ष में नहीं है। तो इतना विचार करके आप काम करेंगे तो फायदा मिलेगा। लेकिन आप जिस स्थिति में सुख महसूस करते हैं उससे बाहर निकलने की इच्छा नहीं होगी। कहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे, जिसे लोग कंफर्ट जोन कहते हैं। तो आप अपने किसी सुरक्षित घेरे में रह करके काम करना चाहते हैं। मूड और मन में भारीपन, असंतोष का अनुभव आप कर सकते हैं। इसके बावजूद जोखिम उठाने की प्रवृत्ति आपके लिए इस पूरे हफ्ते में बनी रहेगी, यानी आप रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेना चाहेंगे। कागजी कार्यवाही में, कानूनी मामलों में या रुपए पैसे के लेन देन में सही फैसला न कर पाने में आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो जहां ऐसे कोई बड़े निर्णय करने हो, खासतौर पर कहीं अगर कोई ऐसी बड़ी कार्यवाही करनी हो, तो जो जानकार लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनसे सलाह अवश्य कर लेनी चाहिए। इस सप्ताह आप मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करें तो आपको फायदा मिलेगा। अपनी नैतिक जिम्मेदारियों में लापरवाही न बरतें। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे अच्छी और सुखी नींद लेने के लिए उपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक स्वस्थ नींद प्राप्त करने के लिए, साउंड स्लीप जिसे कहते हैं। एक अच्छी सी नींद लेने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। यदि आपको अच्छी नींद नहीं आती या बिल्कुल भी नींद नहीं आती, तो वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन आसान से उपायों को आपको अवश्य अपनाना चाहिए। और इसके साथ साथ आज हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि वास्तु दोष का प्रभाव कम करने वाले शक्तिशाली मंत्र कौन से हैं। इनके साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे वास्तु दोषों से मुक्त दिला सकते हैं कुछ सामान्य से अक्षर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक अच्छी और स्वस्थ नींद की। रात को अच्छी नींद हर सभी के सेहत के लिए बहुत आवश्यक होती है। जब तक हम पूरी तरीके से नींद नहीं लेंगे, तब तक कोई भी काम अच्छी तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। और जीवन में जब हम भागदौड़ करते हैं, पैसा कमाते हैं, सारे ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं और सब चीजें होने के बाद एक अच्छी नींद ना हो, तो सभी चीजों का होना, सभी सांसारिक उपभोग का होना व्यर्थ लगता है या बेईमानी प्रतीत होता है। अच्छी नींद के लिए ये आवश्यक है कि आपका बेडरूम बहुत साफ सुथरा हो। गहरी नींद के लिए बेड जो है, आपकी शैया, आपका बिस्तर जो है, वो बहुत आरामदायक भी होना बहुत आवश्यक होता है। वास्तुशास्त्र और फेंग शुई में भी बेहतर नींद के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन्हें आप अगर आजमाएं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बहुत से लोग अपने बेडरूम में टेलीविजन और कंप्यूटर रखते हैं।
अच्छी नींद के लिए इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फेंग शुई के अनुसार टीवी में अत्यधिक मात्रा में यांग ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी ये निगेटिव एनर्जी को पैदा करती है, जो उस कमरे में व्याप्त जो शुभ ऊर्जा है उसको समाप्त कर देती है, जिससे नींद ना आने की समस्या जन्म लेने लगती है। नींद ना आने का कारण आपके कमरे में आपके बेड के सामने लगा हुआ टेलीविजन भी है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा होगा कि आप अपने बेडरूम में एक लाफिंग बुद्धा रखें, इससे आपको फायदा मिल सकता है। इससे कमरे में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा, जिससे मन हल्का रहेगा और अच्छी नींद भी आएगी। लाफिंग बुद्धा धन और स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। लाफिंग बुद्धा को आप चाहें तो अपने मेन एंट्रेंस के सामने अपने कमरे में भी रख सकते हैं। बेडरूम में इन्हें रखने से धन धान्य और दाम्पत्य जीवन का प्रेम इत्यादि बढ़ता रहेगा, साथ ही आपकी आर्थिक बाधाओं में भी कमी आती रहेगी। तो लाफिंग बुद्धा को आपको जरूर अपने कमरे में रखना चाहिए, ये बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। बेडरूम में जो रंगों का संयोजन होता है, कलर कॉम्बिनेशन जो होता है, ये भी आपकी नींद को प्रभावित करता है। बेडरूम की दीवारों पर बहुत चटक रंग होगा तो ये आपकी आंखों को चुभेगा। इसका मतलब है कि बेडरूम का कलर जो है यांग ऊर्जा को उत्पन्न कर रहा है, जो नेगेटिव है। तो इससे बचने के लिए कमरे में हमेशा हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इसके विपरीत बिस्तर की चादर हल्के रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे हमेशा सुस्ती छाई रहती है। तो आपके दीवार के जो कलर होंगे, आपके जो वॉल कलर्स होंगे, उनका कलर बहुत सौम्य होना चाहिए, बहुत लाइट शेड होना चाहिए। आपकी बेडशीट जो है वो थोड़ा डार्क कलर की होनी चाहिए, जो आपके अंदर आलस्य को बार बार जन्म लेने से रोकेगी। बेडशीट का कलर लाल और गुलाबी बहुत अच्छा माना जाता है। ये उत्साह और प्रेम को बढ़ाने वाले रंग होते हैं। बेडरूम में तेज रोशनी कभी नहीं रखनी चाहिए, इससे भी नींद में बाधा आती है। अच्छी नींद के लिए बेडरूम में सॉफ्ट लाइट का प्रयोग आपको करना चाहिए। सौम्य विद्युत की आप रोशनी की व्यवस्था करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो ये तो बात रही नींद ना आने की समस्या से जुड़े हुए कुछ वास्तु उपायों के। आइए जानते हैं वास्तु दोषों से बचने के लिए कुछ आसान और बहुत खास टिप्स, जिससे आपके घर का वास्तु दोष दूर हो सकता है। अगर आप स्थानाभाव की वजह से, यानी घर में जगह की कमी होने के कारण अपना रसोई घर या स्टोर को भंडार कक्ष के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी योजना बना रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, उत्तर पूर्व का कोना, और आग्नेय कोण के मध्य का जो पूर्वी दीवार होती है यानी साउथ ईस्ट का कॉर्नर जो है, दक्षिण पूर्व के कोने की जो पूर्व की दीवार है, इसका स्थान आपको रसोई बनाने के लिए करना चाहिए। चूल्हा या गैस हमेशा आग्नेय कोण में ही रखें। वास्तु दोषों से बचने के लिए आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि दरवाजे व खिड़कियों की संख्या हमेशा विषम में ना हो पाए। इनकी संख्या हमेशा सम होनी चाहिए, यानी 2, 4, 6, 8 आदि ही आपको रखना चाहिए। घर में आंगन मध्य में ऊंचा तथा चारों ओर से नीचा होना चाहिए, इसीलिए आंगन में बीच में पुराने समय से ही तुलसी का पौधा रख करके उसे ऊंचा करने का विधान था। यदि आपका आंगन वास्तु के अनुरूप ना हो तो उसे फौरन बताए गए तरीके के अनुसार आपको ठीक करा लेना चाहिए। ध्यान ये रखना चाहिए कि आंगन मध्य में नीचा तथा चारों ओर से ऊंचा भूल करके भी ना हो, इससे आपके घर में बहुत भयानक परिस्थिति आ सकती है। गंभीर एक्सीडेंट्स होंगे और परिवार में वंश वृद्धि रुक जाएगी, दरिद्रता की स्थिति आ सकती है। कोई भी भूखंड उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर विस्तृत हो तथा भवन का निर्माण उत्तरी भाग में हुआ हो तथा भूखंड का दक्षिणी भाग खाली पड़ा हुआ हो तो ये वास्तु की बहुत ही दोषपूर्ण स्थिति होती है। कभी भी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि आपने नॉर्थ में ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया और साउथ पूरा खाली है। हमेशा दक्षिण और पश्चिम को भारी और उत्तर और पूर्व को हल्का रखना चाहिए। इस दोषपूर्ण स्थिति के चलते भूस्वामी को कष्टों तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भूस्वामी को व्यापार तथा कारोबार में निरंतर हानि होती रहेगी। परिवार में तनाव का वातावरण निरंतर बना रहेगा। इस स्थिति में वास्तु दोषों से बचने के लिए भवन के दक्षिण पश्चिम कोण को थोड़ा सा मजबूत, थोड़ा समृद्ध करने की आवश्यकता होती है, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं। वहां पर अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन अलग से करा दें या अगर पूरा स्थान खाली है तो वहां एक आउट हाउस बनवा दें तो वो मुख्य भवन से ऊंचा हो जाएगा। आपको कंस्ट्रक्शन ऐसा कराना चाहिए कि वो आपके मेन बिल्डिंग से, घर की बिल्डिंग से दक्षिण पश्चिम का कोना ऊंचा उठा रहे तो आपको फायदा मिलेगा। आउट हाउस के दक्षिण या पश्चिम की दिशा में कोई भी द्वार ना रखें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए।
मुख्य द्वार के सामने अंदर की तरफ आप आईना अगर लगा करके रखते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आप दरवाजा खोल के घर में प्रवेश कर रहे हैं, सामने शीशा दिख रहा है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसा करने पर घर के अंदर प्रवेश करने वाली जो शुभ ऊर्जा है वो परावर्तित होकर यानी रिफ्लेक्ट होकर के फिर से घर के बाहर निकल जाती है और आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ही बचती है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मुख्य द्वार के ठीक सामने अंदर कोई दीवार हो, पर ऐसी स्थिति पर आईना अगर आप लगाते हैं तो गलत है। ऐसी जगह पर भी आपको आईना नहीं लगाना चाहिए। और उस दीवार पर अगर आप कोई अच्छी सी सीनरी लगाते हैं, कोई प्राकृतिक दृश्य लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यह जंगल में दूर दूर तक दिखाई देने वाली सड़क का चित्र भी हो सकता है, जो आपके घर को एक विस्तार देगा और आपके घर में आने वाली जो शुभ ऊर्जा है वो और ज्यादा शुभत्व के साथ घर में निरंतर वृद्धि करती रहेगी। तो ये था आज का महा उपाय और अब आपको आचार्य जी ने बताया कि वास्तु दोषों से कैसे निपटे। तो आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बताया कि किस तरह से महा उपाय करना चाहिए और वास्तु जो दोष होते हैं उससे कैसे निपटना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। नमस्कार।